देखो, हमारे देश के अंदर में कुछ एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हमने कभी चुना नहीं होता है। एक ऐसी ताकत जो कभी इलेक्शन नहीं लड़ती और ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर होती है। बट उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है हमारी पावरफुल इकॉनमी के ऊपर में कि वो हमारे पॉलिसीज़ को डिसाइड करती है, वो हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करती है और यहाँ तक कि हमारा फ्यूचर तक शेप कर सके। उस पावर को दरअसल में बोला जाता है डीप स्टेट। आई होप इस चीज़ से आप अवेयर होंगे कि डीप स्टेट क्या है। आपने बहुत जगह नाम भी सुना होगा, डीप स्टेट होता क्या है। आज हम लोग इसको डिकोड करेंगे। दरअसल में अभी पार्लियामेंट के अंदर में एक नया बिल पास हुआ है जिसको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, स्पेशली केरला में। और जो ऑपोजिशंस है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट उठा रहे हैं। दरअसल में प्रोटेस्ट क्यों हैं और क्या इस बिल से उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो इस बिल को ना आने के लिए इतना बड़ा हंगामा देश के अंदर मचा रहे हैं। देखो, डीप स्टेट जो एक स्टेट होती है, ये दरअसल में एक पैरेलल स्ट्रक्चर होता है किसी भी गवर्नमेंट की या डेमोक्रेसी के लिए, जो आपके पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके देश में ना रहने के बाद भी। डीप स्टेट को दुनिया फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के नाम से भी जानती है। इस वॉरफेयर में ना तो कोई बंदूक चलती है, ना कोई बम चलता है, ना गोलियां चलती है। इस वॉरफेयर के अंदर में सबसे बड़ा जो वॉरफेयर होता है, जो वेपन होता है, वो होता है आपका फॉरेन फंडिंग। आप लोग जानते होंगे फॉरेन फंडिंग जो है वो कैसे इस तरीके से बाहर से जो पैसा आता है वो धीरे धीरे देश के नैरेटिव को बेसिकली आपका सेट करने लग जाता है। अब इसको देखते हुए भारत ने एक नया बिल अब इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है FCRA अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल कोई पेपर नहीं है और ना ही ये इसी तरीके का कोई आपको एक नॉर्मल बिल है। ये बेसिकली डीप स्टेट के जो रूट्स है उसकी जड़ों पे एक बहुत बड़ा एक्शन है, जिससे जो सालों से जो एक्टिविज्म चल रहा है, भारत की ग्रोथ को रोकने की जो कोशिश की जा रही है, वो अब इस बिल के थ्रू नहीं होगी। समझने वाली बात यह है कि आज हम लोग क्या समझेंगे इससे। आज हम लोग ये समझेंगे जो फॉरेन का जो पैसा है वो कोल प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए कैसे कन्वर्जन नेटवर्क्स को काम करने में यूज़ होता है, और कैसे FCRA का जो 2026 का जो बिल आया है वो भारत को एक फोर्ट्रेस सोवरिन स्टेट बना सकती है। ये जो बिल आपका पास हुआ है ये भारत को एक इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी के डिसीजन खुद लेने के लिए केपेबल, यानी कि एक फोर्ट्रेस सोवरिन नेशन बना सकता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डीप स्टेट का मैकेनिज्म कैसा होता है। डीप स्टेट एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर में फंडिंग टू केओस पाइपलाइन होता है। फंडिंग टू केओस पाइपलाइन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर में हम लोग सरकार चुनते हैं, कुछ फॉरेन पैसा, कुछ फॉरेन पॉलिसीज, जो फॉरेन का जो पावर है बेसिकली वो बिना किसी इलेक्शंस को लड़े बिना हमारी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। अब इन्फ्लुएंस कैसे करता है, देखो उसके कई सारे 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स क्या है। क्या पहला स्टेप जो है उसके अंदर में फॉरेन फंडिंग, करोड़ों की तादाद में पैसा बाहर से आता है, एनजीओज़ के पास में, चर्चेज़ में, इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है। दूसरा स्टेप होता है उसके बाद में, पहले तो फंडिंग होती है, दूसरा होता है नरेटिव। नरेटिव में क्या होता है, ह्यूमन राइट्स के नाम पे आप मान के चलोगे इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि ग्लोबल मैसेजिंग होती है जिसके अंदर में, जैसे फार्मर के प्रोटेस्ट के टाइम पे हुआ था, बहुत सारे करोड़ों लोग रोडों पे आ गए थे। तो उसको फंडिंग कौन रहा था, उनको फंडिंग मिल रही थी यूएस से। यूएस के अंदर में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज सोरस। उसने पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है उसको फंडिंग करी थी। तो इस तरीके से देश का नैरेटिव सेट होता है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग फंडिंग दे रहे हैं, जिससे क्या है कि आप सरकार पे प्रेशर बनाओ, सरकार आपकी मांगे, आपकी पॉलिसीज़ को मानने के लिए मजबूर हो जाए। और बहुत टाइम चला था वो वाला प्रोटेस्ट, आपको शायद पता होगा अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आप देखोगे। तीसरा प्रोसेस होता है ग्राउंड एक्शंस। ग्राउंड एक्शंस के अंदर में क्या होता है, प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। तो प्रोटेस्ट स्टार्ट होते ही किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट में होता है, जैसे आप हाईवेज़ हो गए और एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गए, न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट होता है तो किसी ऐसी जगह होता है, कभी लोग रेल की जो ट्रैक्स होते हैं उसको उखाड़ देते हैं, हाईवेज़ को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या है कि जो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे क्या है कि गवर्नमेंट को ना चाह के भी उस चीज़ को सुनना पड़ता है या उस चीज़ को आगे उस चीज़ को लेना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। अगर आप फैक्ट देखेंगे, अब मैं ये कोई नॉर्मली बात नहीं बोल रहा है, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे हम लोग। ग्रीन पीस एक
केस हुआ था इंडिया के अंदर में। अगर आप, आई होप अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बता देता हूँ। ग्रीन पीस एक केस हुआ था इंडिया के अंदर में, जिसके अंदर में हमारी जो इंटरनल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी, उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, रिपोर्ट उन्होंने दी थी। उनके अकॉर्डिंग फॉरेन फंडिंग का जो प्रोटेस्ट की वजह से हमारी जीडीपी, भारत की जीडीपी के अंदर में 2 से 3% का इम्पैक्ट आया था, यानी कि डाउन चली गई थी हमारी जीडीपी। अब सवाल ये था कि ये जो प्रोटेस्ट जो किया था, ये इन्वायरमेंट कंसर्न था या फिर ये भारत की ग्रोथ को रोकने की एक स्ट्रैटेजी थी। उसी तरीके से फोर्ड इंटरनेशनल, फोर्ड फाउंडेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल का केस में भी सेम चीज़ देखी गई थी कि जब एक्शन हुआ था तो ग्लोबल नैरेटिव बन गया था कि डिसेंट को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। अब ये ग्राउंड रियलिटी ये थी कि जो फंड्स का जो मिसयूज़ हो रहा था, वो दरअसल में जिस चीज़ के लिए फ़ंड आया था उस चीज़ के लिए नहीं हो रहा था। फंड का जो यूज़ हो रहा था वो लॉबीज़ के लिए, रैलीज़ के लिए और भारत की इमेज को डैमेज करने के लिए यूज़ हो रहा था। इसी वजह से पिछले साल, अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों के अंदर में लगभग 20,000 से भी ज़्यादा के एनजीओज़ के लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। और उसका रीज़न सिंपल है, नॉन कंप्लाइंस, मिसयूज़ या फिर रिपोर्टिंग फेलियर। या तो वो अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, या पैसा जो आता है उसका मिसयूज़ करते हैं, या रिपोर्टिंग नहीं करते। रिपोर्टिंग करते तो फेल तरीके से करते हैं, मतलब रिपोर्टिंग कुछ और हो रही है और वो आपको मैनिपुलेट करके कुछ अदर रिपोर्टिंग्स देते हैं। तो अब ये चीज़ है। और इस बिल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ये बिल कहीं ना कहीं भारत को एक सोवरेन स्टेट बनाने के लिए क्षमता एक है उस बिल के अंदर में। अब एक्चुअल में इस बिल के अंदर में क्या क्या प्रोविजंस है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली में ये बिल इतना ऐसा क्यों है कि बहुत सारे ऑपोजिशन इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या चीज़ है। देखो, पहला इस बिल के अंदर में क्या है, एसेट कंट्रोल क्लॉज। एसेट कंट्रोल क्लॉज का मतलब ये है कि अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल होता है तो उसकी लैंड, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, व्हीकल्स सब गवर्नमेंट की अथॉरिटी के कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा बड़ा, सब ग्रांटिंग बैन हो गया है। सब ग्रांटिंग का मतलब क्या है, पहले एनजीओस के पास में जो पैसा आता था, एनजीओस क्या करता था, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, जिससे क्या है कि मनी का जो ट्रेल था वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता था। क्योंकि आप नहीं पता लगा पाओगे ना, 2 करोड़ आपके पास में आए हैं और आपने 2 करोड़ 10 लाख उसको दे दिया, 20 लाख उसको दे दिया। ऐसे अगर आपने छोटे छोटे एनजीओस के अंदर में अगर आपने डिसअपियर कर दिया तो ये आप मनी का जो ट्रेल है वो आप पकड़ नहीं पाओगे। अब इस पे क्या है कि सब ग्रांटिंग बैन कर दिया गया, यानी कि अब ये कंप्लीटली बंद हो जाएगा। तीसरा क्या है, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी लॉकडाउन। अकाउंटेबिलिटी लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, रियल टाइम रिपोर्टिंग जो होगी मैंडेटरी होगी। मतलब रियल टाइम जो भी रहेगा, हर महीने कितना पैसा आ रहा है, हर साल कितना पैसा आ रहा है, कितना आपने यूज़ करा है, रियल टाइम पे आपकी ट्रैकिंग होगी, वो मैंडेट हो गई है। अब हर पैसा ट्रैक होगा, चाहे आपका 1 रुपया आ रहा है, चाहे 1 करोड़ आ रहा है, 10 करोड़ आ रहे हैं, आपका हर पैसा ट्रैक होगा। इससे क्या है, पहली चीज़, फॉरेन फंडिंग से जो प्रॉक्सीज चेन है, जो इस भारत के अंदर में नरेटिव शिफ्ट करने के लिए बहुत सारे एनजीओज हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, ये जो है वो प्रॉक्सी चेन जो है बिल्कुल इम्पैक्ट करेगी, बंद हो जाएगी। अब इस बिल का ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है, स्पेशली केरला से बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन आया है कि उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि फॉरेन फंडिंग का इनफ्लो, देखो केरला के अंदर में क्यों आया है, देखो रीजंस का समझो। केरला के अंदर में फॉरेन फंडिंग का जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आए दिन एक चीज़ नज़र आती है, जो रिलीजियस कन्वर्जन बहुत ज़्यादा वहाँ पर आते हैं, पैसे दे के आप क्रिश्चियन बना रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसमें अगर देखो, समझने वाली बात है कि वहाँ पर स्पेशली जो रिलीजियस है और जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा आता है। अब ऑपोजिशन का कहना ये है, जैसे ऑपोजिशन जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रही है उसका कहना ये है कि आप माइनॉरिटीज़ को सप्रेस कर रहे हो, माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हो। देखो, मेरा एक बेसिक सवाल आपसे ये है कि क्या ट्रांसपेरेंसी किसी रिलीजन के अगेंस्ट हो सकती है? अगर पैसा जेन्युइन काम के अंदर में यूज़ हो रहा है तो मॉनिटरिंग करने से प्रॉब्लम क्यों हो रही है लोगों को? अगर मुझे किसी चीज़ के लिए पैसा आया और मैंने वो पैसा अच्छी जगह पे या फिर मेरे जो यूज़ की जगह है वहाँ पे मैंने अगर इन्वेस्ट करा है, तो मेरे को अगर उस पैसे का जवाब देना है तो मुझे जवाब देने से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अपोजिशन इसी के लिए उस चीज़ का विरोध कर रहा है इस बिल का, कि अब क्या है कि वो मनमानी नहीं हो सकती। पैसा आ रहा है, आपने किस चीज़ के लिए यूज़ किया, हर चीज़ ट्रैक होगी, अकाउंटेबिलिटी लॉकडाउन होगी, हर पैसा ट्रैक होगा। और अगर किसी एनजीओ को फेल हो गई है अगर वो उस चीज़ के लाइसेंस के रिन्यूज़ के अंदर में, तो सारा एसेट जितना भी है उसका वो सारा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि अब ये जो ट्रेल मनी है, जैसे आप
पूरा पैसा अगर मान के लो 2 करोड़ रुपए आ रहा है तो 2 करोड़ आपको पूरा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ट्रेल के अंदर में नहीं कर सकते, 10 लाख इसको दिया उसको दिया, तो ये आप अब बिल्कुल बंद हो गया। तो इसलिए ऑपोजिशन जो है इस पे विरोध कर रहा है कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर में हम लोग टारगेट कर रहे हैं या इस बिल टारगेट कर रहा है। देखो, ये माइनॉरिटी के टारगेट के लिए नहीं है। अगर आप पैसे को सही इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप इस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करो, तो आपको रिपोर्टिंग देने में या मॉनिटरिंग करवाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये सवाल मेरा आपसे है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको ये चीज़ जेन्युइन लग रही है तो आप इस चीज़ को बताइएगा कि क्या एग्जैक्टली में है। अब रियलिटी जो है बेसिकली फॉरेन फंडिंग की नहीं है। ये फॉरेन फंडिंग का यूज़ किस प्रकार से हो रहा है उसके ऊपर नहीं है। रियलिटी है कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, उसके लिए ये प्रॉब्लम इसके लिए है। जैसे मैंने आपको बताया कि केरला के अंदर में बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं कि रिलीजियस कन्वर्जन के, और बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं उसके अंदर में, क्योंकि पैसा दे के आप क्रिश्चियनिटी के अंदर में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हो या मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ है। तो रियलिटी जो है बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे, फॉरेन फंडिंग का जो यूज़ है उसको डेमोग्राफिक चेंज के लिए और रिलीजियस कन्वर्जन के लिए कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जो इस बिल के थ्रू ये चीज़ कंप्लीटली बैन हो जाएगी। अब ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। भारत का मतलब समझा, अब देखो ये रूल हर जगह है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत के अंदर में यहाँ है या हम लोगों ने पहले इंट्रोड्यूस करा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल भारत की बात नहीं है, भारत में नहीं है। यूएस के अंदर में एक फारा लॉ है। फारा लॉ के अंदर में अगर आप फॉरेन फंडिंग लेके पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो यूएस की तरफ से आप एक फॉरेन एजेंट डिक्लेयर किए जाओगे। चाइना और रशिया के अंदर में ये जो पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अब ये सवाल ये आता है कि जब ऑलरेडी बड़े बड़े देशों के अंदर में यूएस, चाइना, रशिया के अंदर में ये पॉलिसीज पहले से हैं, तो भारत पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? भारत पे सवाल इसलिए हो रहे हैं कि कुछ भारत के तबके के अंदर में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को आगे बढ़ना या भारत को एक स्ट्रांग नेशन बनना या बनना नहीं देख सकते। उनको सूट नहीं हो रहा उसको देखना कि भारत एक स्ट्रांग नेशन बने। ये बिल चाइना और रशिया जो है बेसिकली, अगर मैं बात करूँगा, इंडिया को चाइना या रशिया बनाना नहीं है। भारत को ये बिल की वजह से भारत को चाइना या रशिया बनाना नहीं है, बल्कि भारत को एक स्मार्ट, सोवरेन और एक सिक्योर स्टेट बनाने का है, जिसके अंदर में एक स्टेट ऐसा हो जो अपनी बाउंड्रीज को खुद कंट्रोल करे, प्रोएक्टिव हो और अपने डिसीजन खुद ले एज एन इंडिपेंडेंट। किसी के फॉरेन इन्फ्लुएंस के अंदर में आके हम लोग अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। जैसा कि पहले भी एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरी पिछली वाली वीडियो है जिसके अंदर में पाकिस्तान के ऊपर वीडियोज़ है, जो पाकिस्तान हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर ने बोला था कि भारत एक दलाल नेशन नहीं है पाकिस्तान की तरह, कि किसी भी की भी फॉरेन इन्फ्लुएंस में आके हम अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे। हम अपनी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करेंगे। और ये बिल भारत को एक सिक्योर, प्रोएक्टिव और सोवरेन स्टेट यानी कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए सक्षम है। इसी वजह से इस बिल का विरोध हो रहा है ऑपोजिशन की तरफ से। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि देखो, एंड में जो जो सवाल है बेसिकली ये एक्टिविज्म का नहीं है, ये लॉयल्टी का सवाल है। लॉयल्टी का मतलब क्या है कि अगर आप भारत के लिए काम कर रहे हो तो आपको विदेशी धन से क्या फ़र्क पड़ता है। विदेशी धन इन द सेंस विदेशी डॉलर्स की ज़रूरत क्यों है आपको? आप भारत से काम कर रहे हो, भारत में आप रह रहे हो, भारत आप आप काम भी कर रहे हो, तो भारत आपको बाहर से क्या फंडिंग लेने की ज़रूरत है? तो ये एक लॉयल्टी का सवाल है। ये कोई आपको एक्टिविज्म का सवाल नहीं है, ये सिर्फ लॉयल्टी का सवाल है। FCRA 2026 का जो मैसेज है, यानी बिल के थ्रू जो मैसेज है, वो बहुत ही क्लियर है। अब भारत एक ओपन प्लेग्राउंड बन के नहीं रहेगा, जिससे कोई भी बाहर से कोई प्लेयर आता है, अपना पैसा लगाता है और हमारे नैरेटिव या भारत के नैरेटिव को कंट्रोल कर सके। इसमें क्लियर मैसेज है कि हम लोग वो सब चीज़ को बंद करेंगे जो भारत की पॉलिसीज़ को बाहर से इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं अपनी फॉरेन फंडिंग्स के थ्रू। अब डिसीजन आपका है। आपको सिक्योरिटी चाहिए या फ्रीडम चाहिए, कंट्रोल चाहिए या डेमोक्रेसी चाहिए? कमेंट में अपना ज़रूर आप ये चीज़ बताइएगा कि FCRA 2026 नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, या फिर ये बिल डिसेंट को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।